नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी में इन दिनों पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस व्यापक तरीके से सक्रिय है। बीते कुछ दिनों से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से नाता रखने वालों पर नकेल कसने का ऑपरेशन जारी है। सोमवार को ही वाराणसी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यूपी के तमाम जिलों से 70 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी भी जारी है। एटीएस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमों ने जिन लोगों से पूछताछ की है, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें वाराणसी के अलावा राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, शामली, बिजनौर और मेरठ के अलावा और भी जो जिले हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, अमरोहा, बहराइच, आजमगढ़, देवरिया और कानपुर, यहां के भी संदिग्ध शामिल हैं। इनको हिरासत में लिया गया है। यानी पश्चिमी इलाके में गाजियाबाद से लेकर बलिया तक, पूर्वांचल तक ये पूरा नेटवर्क फैला दिखाई दे रहा है। वाराणसी से दबोचे गए 50-50 हजार के इनामिया आरोपी परवेज अहमद और रईस अहमद पिछले साल यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे के वांछित थे। इनको जो पूछताछ इनसे जारी है, इन लोगों जो भी संदिग्ध पकड़े गए हैं, इनकी सोशल मीडिया अकाउंट है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है, इसको खंगाला जा रहा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कई चौंकाने वाले प्रमाण भी उजागर हुए हैं। एटीएस के आला अफसरों के मुताबिक सभी साक्ष्यों का आकलन किया जा रहा है। आईबी की भी टीमें इसमें जुटी हुई हैं। बयानों को परखा जा रहा है। जल्द ही गहन समीक्षा करके अग्रिम विधिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सर्वाधिक चिंता का विषय है पीएफआई की लखनऊ में बड़ी घुसपैठ। जी हां, राजधानी लखनऊ में यहां पर चाहे बख्शी का तालाब इलाका हो, गुडम्बा, इंदिरानगर, गाजीपुर, सैरपुर, कैसरबाग, मदेगंज चौक, वजीरगंज, जो ये मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, इनमें इस संगठन का नेटवर्क मिला है। अचरा मऊ के ग्राम प्रधान अरशद को इस नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है। इसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां पिछले साल से ही लगी हुई हैं, लेकिन हर बार ये चकमा दे जाता है। छापेमारी की इसको भनक सी लग जाती है और इसके बाद ये फरार होने में कामयाब हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए इस संगठन के सदस्यों को फंडिंग किए जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि लखनऊ में बेहद व्यस्त इलाका जो माना जाता है, यहां पर लाटूश रोड, व्यापारिक गतिविधियां यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की संचालित होती हैं यहां से। तो वहां पर उस लाटूश रोड के होटल मेजबान में पीएफआई के 100 से ज्यादा उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई एजेंट और स्लीपर सेल्स इसमें शामिल हुए हैं, ऐसा सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं। गौरतलब है कि कुख्यात संगठन पीएफआई को गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने की वजह से पिछले ही साल केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था, इससे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। आइए जान लेते हैं सबसे पहले ये पीएफआई है क्या। कभी कट्टरवाद की पाठशाला चलाकर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने वाले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी, इस पर साल 2006 में बैन लगाने के बाद पीएफआई का विचार जो सिमी के कई पदाधिकारी हैं माना जाता है, उनके जहन में आया। दक्षिण भारत के 3 कट्टरवादी मुस्लिम संगठन थे, केरल नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मनीथा नीति पसराई तमिलनाडु। इन 3 संगठनों को विलय करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 17 फरवरी 2007 को गठित किया गया था। गजवाए हिंद की स्थापना यानी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का इसका मकसद रहा है। इसी मकसद से इसको गठित किया गया। इस संगठन की इकाइयां माना जाता है कि देश के 23 राज्यों में फैल गईं देखते देखते। 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई इस नाम से एक राजनीतिक संगठन भी बनाया गया। ये कहा जाता है कि जो पीएफआई से जुड़े जो तमाम लोग थे, कार्यकर्ता थे, वही एसडीपीआई में जमीन पर सार्वजनिक तौर से वो काम करने लगे। पीएफआई उनका मूल संगठन था, एसडीपीआई के लिए वो लोग काम करने लगे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इस एसडीपीआई को रजिस्टर्ड पार्टी की संज्ञा भी दे दी, इसको दर्जा मिल गया। ये जो गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप मढ़ते रहे, लगते रहे, कई प्रमाण मिलते रहे हैं। पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट्स विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई इसके 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है।
ये जो ये पीएफआई है, सिमी से इसके माना जाता है, उसके बाद इसका गठन हुआ है। हालांकि जो पीएफआई के जो पदाधिकारी है इसका हमेशा इनकार करते रहे, लेकिन जांच में उजागर हुआ कि इस संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रऊफ, ये खाड़ी के देशों से बिजनेस डील की आड़ में फंड इकट्ठा करता रहा। ये शख्स आपराधिक तरीकों से तकरीबन 1.36 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई इसके जरिए। इसका इस्तेमाल इस संगठन की अवैध गतिविधियों के संचालन में इसको खर्च किया गया। इसके तमाम जो है बैंक के और लेन देन के सबूत भी मिले हैं। सीएए के खिलाफ जो हुए प्रदर्शन, दिल्ली के 2020 के जो दंगे हुए हैं, इनके पीछे भी इसी पीएफआई की फंडिंग उजागर हुई है। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर करने और कैश डिपॉजिट करने बड़ी तादाद में इसकी गतिविधियां भी दिखाई दी हैं। इनके भी सबूत सुरक्षा इकाइयों को मिले हैं। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को बाकायदा पत्र लिखा और इस पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के साथ ही मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम करने का भी आरोप इस संगठन पर लगा, पीएफआई पर। एनआईए ने पीएफआई पर युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें हथियार चलाना सिखाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाने का भी आरोप लगाया, उसके भी सबूत पेश किए। दुबई के एक नामी रेस्टोरेंट के जरिए भी हवाला का पैसा पीएफआई को दिया जाता था, यह भी जानकारी उजागर हुई है। संगठन के जो प्रचारक हैं, इसके सक्रिय सदस्य थे, वो खाड़ी के देशों में जकात का रुपया जुटाने के लिए जाते थे, जिसके लिए वो लोग वहाँ के जो धनी कारोबारी थे उनको भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार की झूठी कहानियां गढ़कर सुनाते थे। गरीबों की पढ़ाई और बीमारी के नाम पर रकमें ऐंठी जाती थी और इसके जरिए ये अपना नेटवर्क लगातार मजबूत कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जो पीएफआई है, इसने सोशल मीडिया को एक अपना बड़ा मजबूत टूल भी बना रखा था। इसके लिए एक विशेष सेल भी गठित की गई थी इनकी तरफ से, टेक्नोक्रेट सोशल मीडिया सेल, ये सेल इनको गठित की थी। इसके सदस्य कई यूट्यूब के चैनल भी चला रहे थे। 350 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी इनके जरिए संचालित था। ये टेलीग्राम पर और दूसरी तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर उन एप्स का ये इस्तेमाल करते थे। इनके जरिए ये सरकार को मुस्लिम विरोधी करार देने की मुहिम चला रहे थे। यही नहीं, सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह कराने के नाम पर वोटिंग भी कराते थे। ये यूट्यूब चैनल पर कुछ मुस्लिम नेताओं को बैठाते थे ये लोग और बहस कराकर धार्मिक उन्माद भी ये फैला रहे थे। पीएफआई के सक्रिय सदस्य धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो भी बाकायदा तैयार करते थे, उसे गांव में, मोहल्लों में सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाकर युवाओं को बरगलाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी। और ये इनका प्लान था कि जो ये गुमराह नौजवान है, इनकी खेप को ट्रेनिंग दी जाए, इसके बाद इन्हें केरल तक ले जाने की भी तैयारी की गई थी इस संगठन की तरफ से। पटना में रैली के दौरान पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रचने का तो इस पर एक गंभीर आरोप लगा ही था। इसके अलावा कर्नाटक का जो हिजाब का विवाद था उसे भड़काने में और कर्नाटक में ही बीजेपी नेता प्रवीण नेत्रु, इनकी निर्मम हत्या के मामले में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। बहरहाल यूपी के गांवों तक पैठ बनाकर कट्टरता का पाठ पढ़ाने और देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले इस प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी ओर से व्यापक मुहिम छेड़ दी है। माना जा रहा है कि इस संगठन को जो बड़ी साजिश इसकी जो रचती रही है, इसके पीछे कई सफेद पोशों का भी हाथ रहा है, उनकी सरपरस्ती भी इसे हासिल रही है, जिनके चेहरे अभी बेनकाब होना बाकी है। अब सबको सुरक्षा एजेंसियों की अगली जो उनकी कवायद है उसका इंतजार है। आप उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।